हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का वेलकम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के लेक्चर नंबर 1 में। और आज हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम लोग देखेंगे कि केमिकल चेंज में किस तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी, और हम लोग बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन भी सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। उम्मीद है आप लोग खा पी के आए होंगे और अपनी सीट बेल्ट आप लोग टाइट कर लीजिए ताकि हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फिजिकल चेंज की, कि फिजिकल चेंज क्या होता है। ऐसी कोई चेंज जिसमें किसी भी सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज हो। नाम से हम लोग समझ सकते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उस चेंज को हम लोग कहेंगे फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज को हम लोग लिख सकते हैं चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब किसी भी फिजिकल चेंज में क्या होता है कि ये रिवर्सिबल होती हैं। रिवर्सिबल मतलब कि अगर हम लोग पहले कोई चेंज करें फिर उसको हम लोग वापस उसी स्टेट में ला सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस जैसे, तो जो आपकी आइस होती है, जब हम लोग बर्फ़ को पिघलाते हैं तो वापस से हम लोग पानी को बर्फ़ बना सकते हैं। तो जो वो एक फ़िज़िकल चेंज है क्योंकि उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आता है। तो फिज़िकल चेंजेस क्या होती हैं, रिवर्सिबल होती हैं। और थर्ड इसका पॉइंट है नो न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड। तो फिज़िकल चेंज में कोई भी नए सब्सटेंस फॉर्म नहीं होते हैं। वही जो बर्फ़ थी उतना ही पानी हमारे पास था, और वापस से हम लोग ने जब उसको रिवर्स किया तब भी हमारे पास उतनी ही बर्फ़ हमें मिलेगी। तो फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता है। इसके एग्जांपल आपके हो सकते हैं जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस हो गया, मेल्टिंग ऑफ कैंडल हो गया। तो ये सब आपकी क्या है, फिजिकल चेंजेस हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल चेंज क्या होती हैं। हम लोग बात करते हैं केमिकल चेंजेस के बारे में। और जो आपका ये पूरा चैप्टर, ये पूरा केमिकल चेंजेस के ऊपर ही बेस्ड है। ऐसी चेंजेस जिसमें जो सब्सटेंस है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आए। किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अगर चेंज आता है तो उस चेंज को हम लोग कहते हैं केमिकल चेंजेस। अब ये होती है नॉन रिवर्सिबल, इनको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। केमिकल चेंज के एग्जांपल जैसे कि आपका डाइजेशन होता है। जब हम लोग फूड खाते हैं तो हम लोग वापस से थोड़ी ना फूड को अपने माउथ में ला सकते हैं, है ना। तो जो डाइजेशन होता है वो केमिकल चेंज होता है। और आपका हो गया बर्निंग ऑफ पेपर। अगर हम लोग किसी पेपर को जलाते हैं तो वापस से हम लोग राख से पेपर नहीं बना सकते हैं, तो वो केमिकल चेंज हो गया आपका। और इसमें थर्ड जो आपका पॉइंट है वो है न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। जस्ट फिजिकल चेंज का ही अपोजिट है, न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। तो केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस हम लोग फॉर्म होते हुए देख सकते हैं। जैसे कि हम लोग जब पेपर को बर्न करते हैं तो ऐश बनती है, ऐश मतलब राख। अब हम लोग बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल चेंजेस, कि अगर कोई केमिकल चेंज हो रही है तो हम लोग कैसे पता लगाएंगे कि कोई केमिकल चेंज हो रही है कि नहीं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग को ये चेक करना पड़ेगा कि कहीं कोई टेम्परेचर में चेंज तो नहीं आ रहा है, कि कहीं पे पहले हॉट था फिर कोल्ड हो गया, या कोल्ड था तो हॉट हो गया। तो वो चीज़ भी हम लोग को चेक करनी होगी। तो इसमें हम लोग दो तरह की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक तो है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, एक्सो, और दूसरा है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सो और एंडोथर्मिक। तो अब हम लोग समझते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। एक्सोथर्मिक मतलब है ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट जो हो वो रिलीज हो। अगर हम लोग कोई रिएक्शन करा रहे हैं और उससे हम लोग को हीट मिल रही हो, हीट रिलीज हो रही हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वहीं जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है उसमें हम लोग को हीट देनी पड़ती है, हीट इज गिवन इन। तो हम लोग को एंडोथर्मिक में हीट को देना पड़ता है। अब आप लोग को थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में, तो इसको याद करने का भी एक तरीका है। एक्सोथर्मिक बना है एक्सो से, एक्सो, तो एक्सो मतलब एक्सेल करना, है ना, बाहर की तरफ निकालना। तो हीट क्या होगी, बाहर की तरफ निकलेगी, एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब इनडोर, एन को आप लोग समझ सकते हैं इन, और डोर, इसको डी ओ को हम लोग डोर समझ सकते हैं। तो इनडोर, डोर के अंदर हीट आ रही है, मतलब हमें हीट देनी पड़ रही है। तो एक्सोथर्मिक कौन सी होगी, जिसमें हीट रिलीज होगी,
और एंडोथर्मिक वो होंगी जिसमें हम लोग को हीट को देना पड़ेगा। नेक्स्ट है हम लोग का चेंज इन कलर। हम लोग को ये भी पता लगाना पड़ेगा कि कहीं पे चेंज में तो कहीं कलर नहीं हो रहा है, कि कहीं कोई कलर चेंज हो रहा हो। तो इसके लिए हम लोग एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअली इसका जो कलर होता है वो वाइट कलर का होता है ये पाउडर। हम लोग क्या करते हैं, इसको 5H2O के साथ रिएक्ट करा देते हैं। ठीक है, हम लोग इसमें पानी डाल देते हैं, इससे हम लोग गीला कर देते हैं। तो यहाँ पे केमिकल चेंज होगी, एक रिएक्शन होगी, तो ये बनेगा यहाँ पे आपका CuSO4.5H2O, और इसको हम लोग कहते हैं ब्लू विट्रियोल। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट ब्लू विट्रियोल इसको हम लोग कहते हैं। इसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे एसिड बेस वाले चैप्टर में। तो ये ब्लू विट्रियोल जो होता है इसका कलर ब्लू कलर का होता है। तो यहाँ पे जो केमिकल चेंज हुई वहाँ पे वाइट से क्या हो गया, कलर ब्लू हो गया। तो जो भी केमिकल चेंज होती है उसमें कलर भी चेंज हो सकता है। तो अगर हम लोग को ये दिख रहा है कि कहीं पे कलर में चेंज हो रहा है तो हम लोग पहचान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रही है। थर्ड है हमारा एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। अब एवोल्यूशन ऑफ अ गैस का क्या मतलब है कि कहीं कोई गैस वैस तो नहीं निकल रही है, जैसे कि कोई कार्बन डाइऑक्साइड हमारी निकल रही हो या सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही हो, CO2 SO2, जनरली आपकी यही गैसेस निकलती हैं। तो अब हम लोग पता कैसे लगाएंगे कि ये सब गैसेस निकल रही हैं, तो इनके हम लोग एक एक जल्दी से टेस्ट देख लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकल रही होगी तो हम लोग उस गैस को लाइम वाटर में पास कराएंगे। लाइम वाटर में पास कराने पे लाइम वाटर क्या हो जाएगा, मिल्की। यहाँ मैंने आपको एरो से बना के दिखा दिया है ताकि आपको याद करने में उसको आसानी रहे। सल्फर डाइऑक्साइड की कैसी स्मेल होगी, आपकी स्मेल से हम लोग पहचान सकते हैं, रॉटन एग जैसी होगी इसकी स्मेल। जो सड़े हुए अंडे होते हैं ना वैसी स्मेल आती है इसकी। सोचिए कितनी बदबूदार स्मेल होती होगी। फिर आपका है H2। फिर हम लोग जब H2 को पहचानना होगा तो हम लोग इसको बर्न करेंगे। बर्न करने पे पॉप साउंड आएगा। अगर पॉप साउंड आ रहा है तो यानी कि H2 गैस इवॉल्व हो रही है। तो अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि केमिकल चेंज हो रही है कि नहीं। यहाँ पे एक और हम लोग देख लेते हैं, जैसे आपका Cl2 है, क्लोरीन गैस। तो ये आपकी ग्रीनिश येलोइश गैस होती है, इसमें कलर से आप पहचान सकते हैं गैस की, ग्रीनिश येलोइश गैस निकलती है आपकी। तो यहाँ पे आप लोग क्लोरीन को भी पहचान सकते हैं। फोर्थ है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट। अब प्रेसिपिटेट का क्या मतलब होता है, जब भी कोई भी रिएक्शन होती है, इस तरह से मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर था, इसमें कोई रिएक्शन हुई। अब क्या हुआ होगा कि कुछ समय तक अगर हम लोग इसको छोड़ दें तो जो गीली गीली जो चीज़ें होंगी उसमें कुछ कुछ जो सॉलिड पार्टिकल्स होंगे, इस तरह से जो छोटे छोटे, जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर हम लोग सैंड वाटर को मिक्स करें तो जब सैंड वाटर को मिक्स करते हैं तो जो सैंड होती है, सैंड के पार्टिकल्स कुछ देर बाद नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाते हैं। मतलब बीकर के नीचे आपको सैंड देखने को मिलती है, सॉलिड सैंड। तो वैसे ही अगर कोई भी आपका प्रेसिपिटेट बन रहा होगा तो वो भी इस तरह से नीचे की तरफ जम जाएगा, तो उसको हम लोग निकाल सकते हैं। तो वो भी हम लोग को देखना होगा कि अगर कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कोई केमिकल चेंज हो रही होगी। अब इसका हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं, कई बार इसके एग्जांपल के ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। जैसे आपका बना है H2SO4 है आपके पास एसिड, और आपने इसकी रिएक्शन कराई BaCl2 से, तो ये यहाँ पे बनेगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट। ये इसका वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो यहाँ पे हम लोग को पता चल रहा है कि यहाँ पे केमिकल चेंज हो रही है। प्लस यहाँ पे आपका क्या बचेगा, बाकी HCl यहाँ पे बचेगा। अब इसमें जो हमारा फिफ्थ है वो है चेंज इन स्टेट, कि स्टेट में तो चेंज नहीं हो रहा है। स्टेट से क्या मतलब है, स्टेट से मतलब है कि सॉलिड कहीं लिक्विड में तो नहीं बन रहा है, या लिक्विड कहीं सॉलिड में तो नहीं बन रहा है, या लिक्विड गैस में तो नहीं बदल रहा है, या गैस लिक्विड में नहीं बदल रही हो, या सॉलिड कहीं गैस में तो नहीं चेंज हो रहा है, या गैस सॉलिड में तो नहीं बन रही है। तो ये चीज़ हमें चेक करनी होती है। चेंज इन स्टेट, स्टेट का मतलब क्या होता है, मैटर की स्टेट, सॉलिड लिक्विड और गैस, तो वो हम लोग चेक करते हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा जो कैम्फर होता है, कैम्फर यानी कैम्फर को हम लोग हिंदी में कपूर बोलते हैं। जो कपूर होता है उसको जब हम लोग जलाते हैं तो वो लिक्विड नहीं बनता है, डायरेक्ट गैस बन जाता है। और इस प्रोसेस को आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, सब्लिमेशन प्रोसेस हम लोग इसको कहते हैं, सब्लिमेशन। तो क्या होता है, कैम्फर सीधा डायरेक्ट गैस बन जाता है। तो उसका जो पहले स्टेट होता है वो होता है सॉलिड, पहले ये सॉलिड में होता है। जनरली जब भी हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें हम लोग स्टेट को भी लिखते हैं इस तरह से, सॉलिड, सॉलिड के लिए हम लोग S लिखते हैं। तो फिर वो गैस बन जाता है जब हम लोग उसको हीट करते हैं। हीट को हम लोग डेल्टा से भी डिनोट करते हैं।
तो सॉलिड से गैस बन गया, इसकी स्टेट जो है थी वो चेंज हो गई। तो इसीलिए जो चेंज इन स्टेट से भी हम लोग पता लगा सकते हैं कि कोई केमिकल चेंज हुई है कि नहीं। अगला हमारा टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस। अब केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? अभी तक हम लोग ने पढ़ा जितनी भी हमारी जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसको हम लोग पता लगा सकते हैं कि किस तरह से हम लोग की केमिकल चेंज हो रही है, कि हो भी रही है कि नहीं हो रही है, ये हम लोग पता लगा सकते हैं। पर हम लोग उसको लिखेंगे किस तरह से, उसी लिखने के वे को हम लोग कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो अब हम लोग देखते हैं इसको लिखने के 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहले तो है आपका वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन जैसे कि हम लोग के पास कोई बीकर था, मान लीजिए, अभी एक बार समझने के लिए, इसके अंदर था आपका HCl, ठीक है। HCl आपका इसके अंदर पड़ा हुआ था। HCl को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हैं। और हम लोग ने इसके अंदर डाल दिया BaSO4। BaSO4 हम लोग ने डाल दिया इसके अंदर। तो अब जो रिएक्शन हुई, हम लोग ने देखा कि बीकर में क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, BaSO4 हट के BaCl2 बनने लग गया इसके अंदर। ये हम लोग ने ऑब्जर्व किया। अब किसी ने आपसे कहा कि चलो इसको लिख के दिखाओ, हम कैसे मान लें? हमने देखा ज़रूर है पर लेकिन हमको जब तक लिखे हुए में नहीं मिलेगा तो हम कैसे पहचान लें? तो अगर आपसे कोई ये कहता है तो आप उसको लिख के कैसे दिखाएंगे, ये हम लोग देखते हैं। तो वर्ड इक्वेशन में जब हम लोग लिखते हैं तो HCl पहले हम लोग ने लिया हुआ था। हमारे पास सबसे पहले क्या था, HCl। हम लोग लाइन बाय लाइन चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास HCl था तो हम लोग HCl का नाम लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर हम लोग ने उसमें क्या मिलाया था, प्लस, प्लस मतलब जोड़ना। तो हम लोग ने उसमें क्या मिलाया था, BaSO4 यानी कि बेरियम सल्फेट मिलाया था, प्लस बेरियम सल्फेट। तो उससे हम लोग को मिला क्या था, हम लोग इसको एरो पहले बनाएंगे कि इसको हम लोग को मिलाने पे ये मिला था हम लोग को। तो हमें क्या मिला था, बेरियम क्लोराइड। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे बेरियम फिर क्लोराइड। तो ये हो जाएगा आपका पूरी वर्ड इक्वेशन। फिर सेकंड है आपका सिंबल इक्वेशन। मान लीजिए यही आपके इसी तरह से रिएक्शन हो रही थी पर आपको इसको सिंबल्स में लिखना है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग क्या लिखते हैं, फॉर्मूला HCl। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है BaSO4। तो ये क्या होगा, BS। और बेरियम क्लोराइड का होता है BaCl2। ये हो जाएगा आपकी सिंबल इक्वेशन।